जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना की सर्विस में इंडक्ट हुई एक और एडवांस्ड वॉरशिप। भारतीय नौसेना की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं। कावेरी इंजन प्रोग्राम तेजी से हो रहा है रिवाइव। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इस्तेमाल करेंगे डीआरडीओ की उग्रम बैटल राइफल। आज 11 जुलाई को विशाखापट्टनम में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना की सर्विस में स्वदेशी एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को औपचारिक रूप से इंडक्ट कर दिया गया है और ये भारतीय नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट में शामिल हुई है। आईएनएस महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A क्लास के तहत बनाई गई 6th एडवांस्ड वॉरशिप है और जो कि केवल 1.5 वर्षों के टाइम पीरियड में भारतीय नौसेना की सर्विस में इंडक्ट हुई है। और इस सीरीज की जो सबसे पहली वॉरशिप थी आईएनएस नीलगिरी, जो कि जनवरी 2025 में कमीशन की गई थी। फिर उसके बाद आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस दूनागिरी, तो फिर इनको भी एक के बाद एक नेवी की सर्विस में इंडक्ट किया गया और अब इस आईएनएस महेंद्रगिरी को भी औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। और ये वॉरशिप्स एयर डिफेंस, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मैरीटाइम इंटरडिक्शन, सर्विलियंस, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, तो इस तरह के सभी मिशंस को परफॉर्म करने में सक्षम है। और इस वॉरशिप को बनाने में 75% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है और ये 6,670 टन तक की डिस्प्लेसमेंट वाली वॉरशिप है, जो कि 28 नॉट्स तक की रफ्तार को अचीव करने में सक्षम है। और इसे ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, एडवांस स्टेल्थ फीचर्स, मॉडर्न सेंसर्स, नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट सिस्टम, अत्याधुनिक वेपन स्वीट्स, इन सभी से इक्विप्ड किया गया है। और बाकी आज के इवेंट में भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भविष्य की लड़ाइयाँ भले ही एआई से लड़ी जाएं, लेकिन जीत एक राष्ट्रीय संकल्प, ट्रेंड सोल्जर्स और भरोसेमंद सैन्य ताकत से ही मिलेगी। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। और जबकि भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आईएनएस महेंद्रगिरी को भारत की बढ़ती हुई मैरीटाइम कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के लिए एक सिंबल की तरह बताया है। और इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि न केवल स्वदेशी कंटेंट, बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स को डिलीवर करने के मामले में जो टाइमलाइंस हैं, तो उसको भी काफ़ी हद तक कम किया गया है। जैसे कि लॉन्च से लेकर डिलीवरी तक जो टाइम फ्रेम है वो लगभग 50% तक कम किया है। जहाँ पहले 63 महीने लगते थे, अब वो केवल 31 महीनों में हो जाता है। और तो जो टोटल कंस्ट्रक्शन टाइम है, तो वो भी 95 मंथ्स से 75 मंथ्स तक कम किया गया है, यानी कि लगभग 20% कम। और जहां पहले टेक्निकल एनालिसिस के लिए करीब 5 से 7 समुद्री परीक्षण कराए जाते थे, तो अब उसके बजाय केवल एक सिंगल समुद्री परीक्षण में ही सभी टेक्निकल एनालिसिस को कंप्लीट किया जाता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नेवल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के प्रयास के तहत अब भारतीय नौसेना 3 और स्वदेशी वॉरशिप प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिनकी टोटल वैल्यू लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस होगी। और वो 3 परियोजनाएं हैं प्रोजेक्ट 15C डिस्ट्रॉयर्स, प्रोजेक्ट 17B फ्रिगेट्स और प्रोजेक्ट 18A नेक्स्ट जनरेशन की लार्ज सरफेस कॉम्बेटेंट्स, और जो कि भारत की फ्यूचर सरफेस फ्लीट की बैकबोन बनेगी। और एनडीटीवी की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि ये जो परियोजनाएं हैं, तो ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस पर आगे बढ़ने से पहले इंटरनल कंसल्टेशंस और प्लानिंग के अलग अलग राउंड से गुजर रही है। और एक बार क्लियरेंस मिलने के बाद फिर एक स्वदेशी नेवल शिप बिल्डिंग के मामले में ये भारत में अभी तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में से एक होगा। और इन तीनों में से जो सबसे लार्जेस्ट और अपकमिंग परियोजना है वो है प्रोजेक्ट 15C, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपीस की लागत पर भारतीय नौसेना के लिए 4 नेक्स्ट जनरेशन की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को बिल्ड करने की योजना है। और 1 साल के अंदर रक्षा मंत्रालय द्वारा इसके लिए RFP जारी किए जाने की उम्मीद है। और डिज़ाइन अप्रूवल और प्रोक्योरमेंट क्लियरेंस के बाद इन वॉरशिप्स का जो निर्माण कार्य है वो 3 वर्षों के अंदर शुरू हो जाएगा। और ये डिस्ट्रॉयर्स कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स की तुलना में ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स के साथ आएगी। दूसरी परियोजना है प्रोजेक्ट 17B, जिसमें 40,000 करोड़ रुपीस की लागत पर नेवी के लिए 6 एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट्स को बनाया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इन फ्रिगेट्स का जो निर्माण कार्य है वो भारत की 2 शिपयार्ड्स के बीच डिवाइड हो सकता है, जैसे कि MDL 3 फ्रिगेट्स बनाए और बाकी की 3 GRSE। और इसके लिए जो RFP है वो 18 महीने के टाइम पीरियड के अंदर इशू होने की उम्मीद है। और रही बात तीसरी परियोजना की प्रोजेक्ट 18A, तो इसे सबसे बिगेस्ट और सबसे एम्बिशियस परियोजना बताया गया है, जिसमें नेवी के लिए 14,000 से 15,000 टन तक डिस्प्लेसमेंट वाली बड़े साइज़ की वॉरशिप्स का निर्माण किया जाएगा, और जो कि भारत में बनने वाली सबसे बिगेस्ट कॉम्बेटेंट प्लेटफॉर्म में से एक होगी। लेकिन जो प्रोजेक्ट 18A है, तो वो बाकी की 2 परियोजना प्रोजेक्ट 15C और 17B की तुलना में फिलहाल प्लानिंग की अर्लियर स्टेजेस में, और इसके लिए RFP अगले 3 वर्षों के अंदर जारी होने की उम्मीद है। और जो निर्माण कार्य है वो लगभग 8 वर्षों के अंदर शुरू होगा RFP जारी होने के बाद। तो जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले रिपोर्ट्स आई थी
कि डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन की गई और द्वीपर डिफेंस द्वारा मैन्युफैक्चर की गई जो भारत की स्वदेशी उग्रम बैटल राइफल है, तो उसने आर्मी के साथ साथ गृह मंत्रालय के महत्वपूर्ण ट्रायल्स को भी कंप्लीट किया है। तो अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि द्वीपर डिफेंस को गृह मंत्रालय से 200 स्वदेशी उग्रम U51 बैटल राइफल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। उग्रम जो कि 7.62 × 51 mm कैलिबर की राइफल है, जिसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 500 मीटर्स तक है और अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कुछ इनिशियल यूनिट्स को इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इस महीने यूके के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड इंडस्ट्री तो उन्होंने पार्लियामेंट्री रिप्लाई में कंफर्म किया है कि इस वर्ष भारतीय वायुसेना को यूके के 9 रिटायर्ड जैगवार एयरक्राफ्ट ट्रांसफर किए गए थे, जिनके स्पेयर्स का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना की मौजूदा जैगवार फ्लीट को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। और उन 9 जैगवार्स में 5 सिंगल सीट वाले GR1 स्ट्राइक वेरिएंट्स हैं और 4 ट्विन सीट वाले T2 ट्रेनर्स। और ये एयरक्राफ्ट जिन्हें 2007 में यूके की रॉयल एयरफोर्स के सर्विस से रिटायर कर दिया गया था और बाद में रॉयल एयरफोर्स कॉस्फोर्ड में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था और अब ये उड़ने लायक नहीं है और कभी दोबारा नहीं उड़ेंगे। इसके बजाय इनकी जो इंजन्स हैं, एवियोनिक्स हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं, अंडर कैरेज असेंबली है, इजेक्शन सीट के पार्ट्स हैं और जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं तो उनको निकाल कर ठीक किया जाएगा और ऑपरेशनल जैगवार एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एरो इंडिया शो 2027 8 से 12 फरवरी तक यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में कंडक्ट किया जाएगा, जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयर शो होने वाला है और ये एरो इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा एडिशन भी होगा। और ऑब्वियसली हर इवेंट की तरह इस वाले में भी भारत की कई सारी महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जो कावेरी 2.0 प्रोग्राम है उस पर भी तेजी से काम चल रहा है और डीआरडीओ लैब GTRA ने कावेरी आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन के डेवलपमेंट को तेजी से रीस्टार्ट किया है। और स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम्स के लिए जो विदेशी इंजनों पर भारत की निर्भरता है, तो उसकी वजह से भारत को हाल ही में जो कुछ बड़े इश्यूज फेस करने पड़े थे, तो उसको देखते हुए भी कावेरी प्रोग्राम को रिवाइव किया गया है। वीटोल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनंदन HNX 30D नाम के एक हाई परफॉर्मेंस हाइब्रिड फिक्स विंग UAV को डिज़ाइन किया है, जिसे एडवांस्ड सर्विलियंस और डिफेंस ऑपरेशन सिस्टम्स के लिए बनाया गया है। और कंपनी का दावा है कि इसकी डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से भारत में हुई है। इसका एंड्योरेंस टाइम 4 आवर्स का है। 4500 मीटर की ऊंचाई तक ये ऑपरेट कर सकता है। इसके ऑपरेशन रेंज 50 to 100 किलोमीटर्स तक की है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी है 33 किलोग्राम और इसे इंटीग्रेटेड EO और IR कैमरा जैसे पेलोड से इक्विप किया गया है और इसे क्रिटिकल डिफेंस ऑपरेशंस, ISR मिशंस, टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट्स, तो इन सभी रोल्स के लिए बनाया गया है। बाकी एक अपडेट यह है कि आज 11 जुलाई को भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में एक रियलिस्टिक ऑपरेशनल कंडीशंस के अंडर एक इंटर फॉर्मेशन ड्रोन प्रोफिशिएंसी कंपटीशन को कंडक्ट किया था और जिसमें भारतीय सेना ने अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में बढ़ती हुई अपनी एक्सपर्टीज़ को शोकेस किया है। और इस कंपटीशन में जो टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उन्होंने वीटॉल फिक्स विंग UAVs, क्वाडकॉप्टर UAVs, तो उनकी एक्सेप्शनल प्रोफिशिएंसी को डेमोस्ट्रेट किया था, विशेष रूप से सर्विलियंस, रिकॉनासेंस और ऑपरेशनल मिशंस के मामले में। इसके अलावा आप सभी को ध्यान होगा भी कुछ ही समय पहले हमने आपको बताया था कि जो भारत के एडवर्सरीज हैं वो एक नया तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, जिसमें वो फेक क्लेम कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ आर्मी है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में लगभग 60 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है। पर हमने आपको स्पष्ट किया था कि ये क्लेम पूरी तरह से फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इस फेक न्यूज़ को कल 10 जुलाई को भारतीय सेना की जो फैक्ट चेक टीम है तो उन्होंने भी बस्ट किया था, जिसमें यह बताया गया कि इस क्लेम के साथ जो वीडियो सर्कुलेट की जा रही है वो थाई टिकटॉक अकाउंट से ओरिजिनेट हो रही है और जो क्लिप दिखाई जा रही है ना तो अरुणाचल प्रदेश की और ना ही भारत चीन बॉर्डर में कहीं और की। और इस अनरिलेटेड वीडियो के साथ जो क्लेम किए जा रहे हैं वो तो फर्जी हैं ही। और जबकि आर्मी से पहले PIB फैक्ट चेक टीम ने भी 7 जुलाई को इसी फेक न्यूज़ को बस्ट किया था। पर इसके बावजूद इस फेक क्लेम के साथ कई सारी वीडियोस लगातार बनाई जा रही हैं। जो सो कॉल्ड फेक इन्फ्लुएंसर्स है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं और इन सब के पीछे संभावित रूप से चाइना का एक इन्फो वॉर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन वीडियोज़ में जो व्यूज़ आ रहे हैं वो भी मिलियंस में हैं। तो इसलिए अगर आपको इस क्लेम के साथ कोई ऐसी वीडियो दिखती है तो उस वीडियो को रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि वो फर्जी वीडियो है। और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल हैंडल्स पर ही निर्भर रहें। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन राजकुमार राय और राइफलमैन जीत बहादुर लिंबू राय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2003 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार केहर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में पैराट्रूपर मुकुट बिहारी मीणा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।